नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने लेक्चर में देखेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। रिसोर्स प्लानिंग, आप समझिए, रिसोर्स मतलब संसाधन और प्लानिंग मतलब किस प्रकार से उसको प्लान करें, नियोजन करें, उसकी एडजस्टमेंट करें हम, कि हम ताकि क्या कर सकें, सबको हम प्रोवाइड करा सकें इक्विटेबल। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था कि आपका एडजस्टमेंट किस प्रकार से हम उसको एडजस्ट करें, रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे कर सकें, इसे हम पढ़ा था, ये हम लोग पढ़े थे। रिसोर्स प्लानिंग में हम यही चीज़ देखेंगे कि ये देखा जाता है कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग जब भी बात किया जाए कि रिसोर्सेज का किस प्रकार से हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो ये प्लानिंग को सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड किया जाता है। इस नारों समझिए आप इस तथ्य को, कि जब भी हम कहते हैं कि हमें किस प्रकार से लोगों के बीच बंटवारा करना है, तो हम क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं, नियोजन बनाते हैं कि हम इस प्रकार से हम डिवीजन करेंगे कि लोगों के बीच सबको पहुँच हो जाएगी, सब लोग इसे आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो आप देखोगे ख़ासतौर पे भारत में ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि भारत की इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है आप लोग देखने को, कि आपको कहीं मिल जाता है, जैसे मान लीजिए कहीं आपको इतनी ज़्यादा किसी चीज़ की एबंडेंस मिल जाएगी, प्रचुरता मिल जाएगी, तो कहीं पर इतना ज़्यादा लैक मिल जाएगा, कमी मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा कमी मिल जाती है। तो भारत के जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है, फॉर एग्जांपल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ का मिनरल और कोल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जैसे अरुणाचल प्रदेश को देखिए, तो वहाँ पर पानी की एबंडेंस ऑफ वाटर मिलता है, रिसोर्स का, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का कमी ही मिलता है। देखते हुए जैसे राजस्थान में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सोलर और विंड एनर्जी की क्षमता है, लेकिन वहाँ पर पानी की कमी है। कोल्ड डेजर्ट जो आपकी लद्दाख है, वो क्या होता है, पूरे हमारे रेस्ट ऑफ द कंट्री से आइसोलेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है कि बहुत सारी चीज़ों की कमी, जैसे मान लीजिए पानी की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, लेकिन वहाँ पर अधिकता क्या है, इट वाज रिच इन कल्चरल हेरिटेज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्या करता है, ये दिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, एक प्लानिंग करना चाहिए, हमें एक नियोजन करना चाहिए, हमें एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में हम इन सारे आपका मिनरल्स का, रिसोर्सेज का हमें यूज करना चाहिए, ताकि हम इक्विटेबल कहीं का भी जो आपका ज़्यादा हो, उसे हम कम वाले एरिया में लेके आ जाएं। जहाँ पर कम है, वहाँ पर क्या चीज़ है जो हम ला सकते हैं दूसरे जगह पे। तो इस प्रकार का हम प्लानिंग करके हम अपने रिसोर्सेज को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही दिखा रहा है कि हमारे पास इस तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है हमारे देश में, ख़ास तौर पे कि हम किस प्रकार से नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पर, लोकल लेवल पे हम प्लानिंग करें और बैलेंस्ड प्लानिंग करें, संतुलित प्लानिंग करें, और प्लान करके हम अपने देश के रिसोर्सेज को आगे बढ़ा सकें। तो अभी तक हम देखे थे इसमें कि रिसोर्स आपका प्लानिंग देखे थे, रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। अब हम देखेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में, मतलब भारत में रिसोर्स प्लानिंग किस प्रकार से इसका एग्जीक्यूट किया जाता है। तो रिसोर्स प्लानिंग समझिए कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो जिसमें क्या क्या चीज़ आपका इन्वॉल्व रहती है। जैसे सबसे पहले आपका कि आपको उन चीज़ों की पहचान करनी होगी, उन चीज़ों की खोज करनी होगी, रिसोर्सेज की। पूरे जो आपका कंट्री में मान लीजिए कि कोई रिसोर्स यहाँ पर है या नहीं है, इसकी आपको पहले क्या करनी होगी, आपको खोज करना पड़ेगा, पहचान करना पड़ेगा कि भाई ये हमारे रिसोर्स का भी काम करेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस हो जाती है इसमें, हमारे सर्वे करना पड़ता है, मैपिंग करना पड़ता है, क्वालिटेटिव, भाई आप यहाँ पे जो मिलेगा भी इसकी कितनी मात्रा होगी, क्वांटिटी क्या होगी, साथ साथ ये हमारी मात्रा इसकी अच्छी है भी या नहीं है, ये हमारे यूज लायक है भी या नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना, और साथ साथ इसका मेजरमेंट करना रिसोर्सेज का। पहले आपका हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ द रिसोर्सेज, इसमें सर्वे हो जाता है, मैपिंग, क्वालिटेटिव क्वांटिटी एस्टिमेशन, मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सब कंक्लूड हो जाते हैं। साथ साथ दूसरा पॉइंट दे रखा कि एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, जिसमें क्या हो, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो, स्किल हो, इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो। इसी वजह से क्या हो, ताकि हम डेवलपमेंट प्लान्स को क्या कर सकें, इम्प्लीमेंट कर, सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, किस प्रकार से रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक आपको क्या है, संस्थात्मक आपका इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी होना चाहिए, जिसमें क्या हो, स्किल्ड लेबर्स होने चाहिए, टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। इन सब चीज़ का एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहिए हमारा। थर्ड पॉइंट दे रखा है कि हमें क्या करना चाहिए, उन रिसोर्सेज का, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को ओवरऑल क्या करना चाहिए, नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ हमें मैचिंग कराना चाहिए, कि हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का ओवरऑल हमारा इसका नेशनल प्लान क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे देश का ये विकास है कि हम क्या इंडस्ट्रियल
एरा में हम एंट्री करें और हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम आगे जाएं, तो हम क्या करें, उसी क्षेत्र में हम अपने आप को रिसोर्सेज की खोज करेंगे कि हमारे पास इंडियन रिसोर्सेज की हमारे पास भरमार है या नहीं, यदि है तो कैसे है, हम उसकी खोज करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, इन्वॉल्व करेंगे। अदरवाइज़ हमारे पास जो राष्ट्र के लिए ज़रूरी नहीं होंगी तो हम उसे खोज नहीं करते, हम उस दिशा में प्रयास नहीं करते हैं। तो ये तरह को उन चीज़ों को मैच कराना पड़ता है कि क्या वो हमारे देश के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। तो कह रहा है कि इंडिया ने इस दिशा में काफ़ी प्रयास किया है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ स्वतंत्रता के पश्चात, तभी से हमारा 5 ईयर प्लान बना करके हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। अब ये कह रहा है, अब देखिए पॉइंट्स को, खास तौर पे ये कह रहा है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन रीजन। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी भी रीजन के डेवलपमेंट की जो सबसे आवश्यक कंडीशन है कि वहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं हैं। लेकिन यदि वहाँ पर करस्पॉन्डिंग चेंज साथ साथ नहीं हो रहे हैं, कहाँ पर, तो टेक्नोलॉजी में, संस्थाओं में यदि परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो केवल आपका रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी से ही हमारा भला नहीं हो सकता है। मतलब कह रहा है कि मान लीजिए किसी जगह पर केवल रिसोर्सेज मिल जाए, तो इस वजह से उस क्षेत्र का, उस रीजन का विकास हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। अगर वहाँ पर उपस्थित टेक्नोलॉजी में चेंजेस ना आवे, वहाँ पर उपस्थित जो संस्थाएं हैं उसमें चेंजेस नहीं आ पाए, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो, तो वो पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का या पूरे आप उस रीजन का वो डेवलपमेंट हिंडर कर सकता है, रोक सकता है, बाधा पहुँचा सकता है। जैसे आप देख सकते हो कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि आपका अभी रिच इन रिसोर्सेज तो होते हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है कि आप देखोगे तो ये सारे के सारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन होते हैं। जैसे आप एग्जांपल बहुत सारे देखिए, जितने भी इकोनॉमी का आपका जो कि बैकवर्ड एरिया मिलता है, वो उतने ही ज़्यादा मिनरल से, उतने ही ज़्यादा रिसोर्सेज से भरपूर होते हैं, नेचुरल रिसोर्स से भरपूर होते हैं, लेकिन वो उतने ही पिछड़े होते हैं, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज माने जाते हैं। वहीं देखा गया है कि ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं जो कि जिनके पास संसाधन तो बहुत कम होता है, लेकिन वे यहाँ तकनीकी का, उन सब का यूज करके, अनेक प्रकार की संस्थाओं की वजह से, विज्ञान की प्रगति की वजह से तकनीकी का यूज करके वो अपने आप को डेवलप्ड कर चुके हैं। जिससे आपको एग्जांपल भी मिलेगा, आपको दिखाते हैं। आपको जैसे मिला है आपको, जस्ट ए मिनट, देयर आर मेनी रीजन्स हैं, बोल रखा है कि रीजन्स हैं, पुअर रिसोर्स बेस है लेकिन फिर भी इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं। और ख़ासतौर पर भारत का देखोगे आप, इसमें देखिए, फिर देखेंगे मिलेगा तो पॉइंट दिखाएंगे आपको। भारत का देखिए, वैसे आप देख सकते हो, जैसे माने कि आपका झारखंड वाला एरिया है, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए। यहाँ पर क्या है कि जो अब मैंने कभी कहा कि बहुत ही इन लोगों के पास रिसोर्स तो हैं, मिनरल्स हैं, आपका कोल वाला एरिया मिल जाता है, बहुत सारा मिल जाता है, लेकिन वो उतने ही बैकवर्ड एरिया में कंसिडर किए जाते हैं, डेवलपमेंट में नहीं कंसिडर किए जाते हैं। तो यही दे रहा। और ख़ास तौर पर आप देखिएगा तो कॉलोनाइजेशन की जो हिस्ट्री ही रही है वो यही रही है कि जितने भी कॉलोनीज़ थी वो रिच रिसोर्सेज थी, और यही मेन अट्रैक्शन था कि क्या फॉरेन इन्वेडर्स हमारे यहाँ आए थे। कहीं यही नहीं, कहीं का भी बाहरी विदेशी शक्तियाँ जो आने का जो सबसे बड़ा कारण था कि जो जिन देशों को कॉलोनी बनाए, इसके पीछे कारण ये था कि वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने, उन्हीं चीज़ों को लूटने के लिए, उन्हीं चीज़ों को शोषण करने के लिए तो अपनी कॉलोनी बना कर वहाँ पर एक्सप्लॉइट करते थे उस रीजन्स का, और अपनी सुप्रीमेसी उस कॉलोनीज पर बनाए रखते थे। इसी वजह से रिसोर्सेज क्या होगा कि किसी भी देश का डेवलपमेंट करना है तो उसमें वो काफ़ी हेल्प करते हैं। यही कारण है कि इन्हीं रिसोर्सेज का यूज करके, जो एक समय था कि ब्रिटेन का आधिपत्य हर एक जगह पे, कहीं तो एक प्रकार से कहीं उसके कहा जाता था कि उसके टाइम पीरियड में कहीं भी सूर्यास्त नहीं होता था, कभी सनसेट नहीं होता था, अर्थात लगभग संपूर्ण विश्व पे उसका आधिपत्य चलता था, इस प्रकार से होता था। तो सबसे पीछे इसकी जो मेन कंसर्न है वही है कि रिसोर्सेज का वो भरपूर उपयोग किए, हमारे या कहीं पर भी जहाँ पर वो कॉलोनी बनाया था उसका भरपूर उपयोग किए, लिए वो उसका। ये रिसोर्सेज हैं किसी डेवलपमेंट को क्या कर कंट्रीब्यूट करेंगे, ना केवल इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो जाए, संस्थाओं में चेंज हो जाए। तो ख़ास तौर पे इंडिया में भी कॉलोनाइजेशन के पीरियड में या डिफरेंट फेजेज देखने को मिले हैं, इंडिया भी अनुभव किया है, अनेक प्रकार से अनुभव किया कि किस किस तरीके से भारत का शोषण हुआ है, और वो देश जो कि इसका शोषण किया है वो आगे बढ़ के और भारत पिछड़ता गया। अब ये कह रहा है कि आपका
इस वजह से इंडिया में भी इसकी ज़रूरत है कि डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ। मैं यही समझाना चाहता है कि किसी भी देश का, खासतौर पर अगर भारत में भी विकास करना है तो आपको कि न केवल रिसोर्सेज की डेवलपमेंट करना होगा, खासतौर पे इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में, इसकी क्वालिटी में, ह्यूमन रिसोर्स में भी चेंजेज करने होंगे। और ये कह रहा कि इसका अनुभव हमें और हमारे देश के नागरिकों को तो वर्षों पहले से है, हम इस बात का बात अनुभव करते हैं। अब जो अगला पॉइंट होगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, इसको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। तो हमने पढ़ा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया किस प्रकार से कंसीडर हो रहा है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से छोटी छोटी वीडियो पार्ट्स में बना रहे हैं। अब इसे देखते रहिए, मस्त रहिए। फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे हम आपको छोटे से अगले टॉपिक के साथ, जिसका टॉपिक होगा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, भारत में इस प्रकार से कौन कौन सा हमारे किए जाएंगे, अगले में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। इसी तरह सुनते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, चलते रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।